सो हे गाइस, मैं आज आपके लिए लिख रही हूँ नया टॉपिक। उसका नाम है मास एंड चार्ज ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मास एंड चार्ज ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मास और चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही होते हैं ना। ये तो सबको मालूम होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमने कल ही सीखा है क्या होता है इलेक्ट्रॉन, क्या है प्रोटॉन, क्या है न्यूट्रॉन। अब देखो मास एंड चार्ज ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पहले हम चार्ज देखते हैं, ठीक है। चार्ज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूपन्स। अब प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस, यहाँ सिर्फ प्लस साइन होता है और बाकी का है वैसा ही होता है। प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूपन्स। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। ये कैसा होता है? ये न्यूट्रल होता है। ये कैसा होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या? न्यूट्रल मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं, दोनों समान होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, उसको हम न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। अब हम सीखते हैं मास। इन पे मास कितना होता है? चलो पहले इलेक्ट्रॉन का देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, यही होता है ना। अब प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब न्यूट्रॉन पे कितना मास होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब न्यूट्रॉन पे और प्रोटॉन पे एंड न्यूट्रॉन पे सेम चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये एक ही घर में है। क्योंकि ये एक ही घर में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन अलग घर में रहता है। इलेक्ट्रॉन अलग घर में रहता है और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये अलग अलग घर में रहते हैं, इसलिए उनका चार्ज सेम है। अब देखो ये एटम है, यहाँ पर बड़ा लिख देता हूँ। यहाँ पर एटम है और यहाँ न्यूक्लियस है। यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास सेम होता है ना। अब देखो, अब मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखता हूँ। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फाउंड इन nucleus, so they are called nucleons। अब जो भी चीज न्यूक्लियस के अंदर होती है ना, अब जैसे ये एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, इसको हम क्यों न्यूक्लियॉन्स कहते हैं? ये पॉइंट समझो। इसको हम क्यों न्यूक्लियॉन्स कहते हैं? क्योंकि ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है न्यूक्लियस के बाहर, इसलिए इलेक्ट्रॉन अलग घर में होता है और उसका मास चेंज होता है, मतलब डिफरेंट होता है उसका मास। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन भी नहीं
नहीं कहलाता। अब न्यूक्लियस मतलब क्या? न्यूक्लियस मतलब क्या अभी हम सीखेंगे। तो चलो सीखते हैं। तो चलो न्यूक्लियस सीखते हैं। अब न्यूक्लियस मतलब क्या? अब जैसे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस है। अब वैसे ही न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बस इतनी सी ही बात है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना? यही तो सबको समझ आया ना। अब आपको ये तो पता होगा इलेक्ट्रॉन घर का सबसे छोटा लड़का है। इलेक्ट्रॉन घर का सबसे छोटा सदस्य है, ये तो पता। वो कहाँ भी घूमता है, कहाँ पे फिरता है, लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं करता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एक घर में एक आदमी होता है जो एक बार भड़का ना भाई तो सबकी वाटी लग जाती है ना? तो वैसे ही है जैसे एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो घर के सबसे बड़े आदमी है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से छोटा कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है ना? और इलेक्ट्रॉन का मास भी छोटा होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, ये तो पता होगा आपको। अब जैसे इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा भाई है घर का। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से कहीं और चला गया, मैं यहाँ हूँ, मैं समझो मैं इलेक्ट्रॉन हूँ और मैं यहाँ पर चला गया। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर या चेंज कह सकते हैं, चेंज हो जाता है, कॉजेस केमिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन, ठीक है? केमिकल रिएक्शन, ठीक है? जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर या चेंज होता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो वो क्या करता है? वो केमिकल रिएक्शन करता है। कौन सी रिएक्शन करता है? केमिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। अब ये तो समझ आया। अब देखो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, घर के बड़े आदमी भाई, बहुत बड़े आदमी घर के, वो डांटे तो सबके बैंड बज जाते हैं, है ना? अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन करता है। लेकिन भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ट्रांसफर या चेंज जब हो जाते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है? कॉजेस न्यूक्लियर रिएक्शन। वो कौन सी रिएक्शन करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन, घर का बड़ा आदमी, घर का सबसे बड़ा सदस्य, अब अगर वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो घर में क्या होती है? एटम में क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब सबसे बड़ी रिएक्शन। ये तो पता है ना आपको? हाँ, तो चलो दूसरा टॉपिक सीखते हैं अभी। सो अब हम सीखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालें। अब देखो, सबसे पहले एक चीज जरूर है हमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स निकालने से पहले, वो क्या है? अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक नंबर एग्जाम में कैसे आता है पता है? कौन से भी एलिमेंट का अगर आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ऐसे आता है, एक एलिमेंट आता है, कौन सा भी एलिमेंट, और उस पे नीचे एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर मास नंबर होता है। अगर आपको क्वेश्चन करना है ना, कभी भी मास नंबर नीचे नहीं होना चाहिए। छोटी चीज हमेशा छोटा नंबर हमेशा नीचे होना चाहिए, ठीक है? और मास नंबर हमेशा ऊपर, क्योंकि वो बड़ा होता है। एटॉमिक नंबर नीचे, Z, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है? Z, और मास नंबर
ए, जेड हमेशा नीचे, ए हमेशा ऊपर। आप किसी भी डायरेक्शन में रख लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे और मास नंबर हमेशा ऊपर। यहाँ पर एटॉमिक नंबर, यहाँ पर मास नंबर, कौन सा भी एंगल चलेगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर कैसे भी चलेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे होना चाहिए और मास नंबर हमेशा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये तो समझ आया। अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो, वो क्या है। देखो अगर हम एटॉमिक नंबर, अब जैसे हमें एटॉमिक नंबर देते हैं ना, एटॉमिक नंबर, तो वो क्या होता है एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये तो पता है ना, ये तो पता होगा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ मास नंबर किसके इक्वल होता है, मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चलो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो क्या लें, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8। आज आपको क्या करना है, होमवर्क क्या करना है, आपको एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर निकालना है, ठीक है। एलिमेंट एक एक लेना है, 1 से 30 तक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर लिखना है, ठीक है। ये तो काम कर लोगे। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, और मास नंबर कितना होगा, 16। एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, ये पता चला। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल दें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू, हमने अभी सीखा एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर क्या है, 8, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 8, है ना। जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले, हमें जब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं तो मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर देना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ पर लिख देता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा, वहां नहीं दिखेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 16 माइनस 8 है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो समझ आया ना। अब और एक एग्जांपल लेते हैं। अब क्या लें, अब नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, उसका मास नंबर 14। अब हम इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू, एटॉमिक नंबर क्या है, 7, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 7 ही हो जाएंगे, है ना। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 14 माइनस 7, 14 माइनस 7, यही हो जाएंगे ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी। अब और एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत एग्जांपल लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका 2020 में क्वेश्चन आया है। अब क्या लेते हैं, अब सल्फर लेते हैं, ठीक है। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32, एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32। ये मत समझ लेना कि अगर एटॉमिक नंबर x है
बनेगा वो मास नंबर हो जाएगा। ऐसा कभी भी मत समझना, इसलिए लिख लेना ये, ठीक है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर 16, इस पेन से लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर 16 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 32 माइनस 16, ये समझ आया ना। अब आप मुझे करके दिखाओगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। क्या ले, चलो कार्बन लेते हैं, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसके आपको निकालने, अभी के अभी निकालो, मैं इसके आंसर बताता हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लिया, आप वीडियो पॉज कर सकते हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाले, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत इजी है, एटॉमिक नंबर 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 6। सो चलो अब हम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, घर से सबसे छोटा बच्चा कैसे निकाले, चलो सीखते हैं। सो दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक चार्ज और एक अनचार्ज, ठीक है। अब देखो ये एक एटम है, ये एटम है, ठीक है। अब इसमें या तो न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम, इसमें क्या होता है न्यूट्रल एटम। अब न्यूट्रल एटम मतलब क्या, न्यूट्रल एटम मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज एटम, ठीक है, ये होता है। अब जैसे कोई चार्ज नहीं है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन निकालना है ना हमें, तो अगर न्यूट्रल एटम है उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल तब हो जाएंगे जब एटम न्यूट्रल, वो एलिमेंट न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तभी, ठीक है। अब जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाले। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के दो स्टेट्स होते हैं, ठीक है। स्टेट्स मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं, अगर उस पे कोई चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज है तो वो कैसे करना है, और इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है तो कैसे करना है, उन दो का नाम है, अभी बताऊंगा। सो चलो वो दो टाइप सीखते हैं। उन दोनों का नाम है कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन, ये दोनों ही है वो, कैटायन एंड एनायन, ठीक है, कैटायन एनायन। अब कैटायन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कैटायन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनायन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कैटायन में, कैटायन का साइन है प्लस, अगर उसमें प्लस साइन है तो वो माइनस हो जाता है, क्योंकि कैटायन का साइन क्या है प्लस, और उसमें क्या दिया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या दिया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनायन का साइन क्या है, माइनस, अगर माइनस साइन दिया है तो क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, क्योंकि उसमें क्या दिया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या दिया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये समझ आया। अब चलो अब बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं, तो चलो अब पहला कौन सा ले, पहले ऑक्सीजन ही लेते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल
इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर 16 माइनस एटॉमिक नंबर 8, कितना हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे करके 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस पे कोई चार्ज है? इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज है? नहीं ना, प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। हमने क्या कहा था कि अगर न्यूट्रल एटम है, अनचार्ज एटम है, उस पे कोई चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन विल इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 8। अब अलग क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन लेते हैं नाइट्रोजन। यहाँ पर लेता हूँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। अब इसके नंबर ऑफ इस पे कोई चार्ज लेते हैं। मास नंबर 14, चार्ज प्लस का है, चार्ज प्लस का है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के, न्यूट्रॉन से चार्ज कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ चार्ज हो या ना हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर फर्क पड़ता है। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? एटॉमिक नंबर 7, न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 14 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या है? कटायन का चार्ज है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्लस का साइन है, मतलब एक ही माइनस हो सकता है। एटॉमिक नंबर इसमें एटॉमिक नंबर से में से सॉरी हाँ एटॉमिक नंबर में से 1 माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा? 7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6। कितना आया? 6। अब ऐसा ही और एक इलेक्ट्रॉन देखते हैं, एक एलिमेंट देखते हैं। अब कौन सा? सल्फर 16 32। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 16, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 16, इलेक्ट्रॉन्स, इस पे चार्ज माइनस, इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू माइनस का चार्ज है अनायन, अनायन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस 1 करना होगा। 16 प्लस 1 17। इलेक्ट्रॉन कितना है? 17। इलेक्ट्रॉन कितने आए? 17। अब और एक लेते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम 20 40, इस पे चार्ज कितना है? +2 का चार्ज है। अब इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 20, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएगा? +2 का चार्ज है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन +2 मतलब -2 हो जाएगा एटॉमिक नंबर में से। 20 माइनस 2 18 हो जाएगा, है ना। 20 माइनस 2 18 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने आए? 18। इस पे कौन सा चार्ज था? +2 का मतलब कटायन का चार्ज था। अब इधर लेते हैं, कौन सा ले चलो एक काम करते हैं, सल्फर लेते हैं। सल्फर यहाँ पर हमने कौन सा लिया था? सल्फर ही लिया था ना। सोडियम लेते हैं, सोडियम, सोडियम। चलो सोडियम का 11 और मास नंबर 23, तो कितना आ जाएगा नंबर? इस पे चार्ज -2, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा? अब 12 हो जाएगा। 12 तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। 11 3 2 और 1 12 है ना। 12 यहाँ पर ऐसे उठ के देखते हैं। 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिख देता हूँ, कितने आ जाएंगे? इस पे कितना चार्ज है?
2 का मतलब 11 प्लस 2 13। कितना आया? 13। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 13। सो अभी हम सीखते हैं नया टॉपिक से। चलो नया टॉपिक, तो चलो अब नया टॉपिक सीखते हैं। उस नए का टॉपिक का नाम है एवरेज, एवरेज एटॉमिक मास। उस नए टॉपिक का नाम क्या है? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास सिर्फ फॉर आइसोटोप्स के लिए होता है। सिर्फ किसके लिए होता है? आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स। ठीक है, अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालें? अब जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है, इसका ये 35 है और ये 17 है। बहुत लोग हैं और ये लड़ रहे हैं, और यहाँ पर भी क्लोरीन है। ये कह रहा है 37 है और वो कह रहा है 35 है। अब इन दोनों में लड़ाई चल रही है, लेकिन हमें इसकी लड़ाई मिटानी है, इनकी लड़ाई मिटानी है। ठीक है, तो क्या करें? हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। अब कैसे निकालें? अब देखो, इसमें से 35 और 17, 35 है इसका आइसोटोपिक मास। आइसोटोपिक मास कितना है? 35 और इसका 37, और 75% लोग कह रहे हैं, तो ये मिटा देता हूँ। आइसोटोपिक मास, ठीक है, आइसोटोपिक मास। अब इसमें से 75 अबंडेंस है, ठीक है, परसेंटेज अबंडेंस है ये, अबंडेंस। अब इसमें से 75%, 100 में से 75% लोग क्या कह रहे हैं? 35 है, और इसका आइसोटोपिक मास कितना है? 35, और 35 कितने कह रहे हैं? 35 कह रहे हैं कि इसका 37 है। ठीक है, अब इन दोनों में लड़ाई चल रही है कि ये है वो है। अब हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। अब कैसे निकाले एवरेज एटॉमिक मास? यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है? एवरेज एटॉमिक मास मतलब आम, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? आम बोलेंगे, आम। सो आम का फॉर्मूला क्या है? आइसोटोपिक मास, आइसोटोपिक मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। अब हमें भी वैसा ही करना है। आइसोटोपिक मास कितना दिया? 35। अब यहाँ पर करते हैं, कहाँ करें? अब यहाँ करते हैं आइसोटोपिक मास। आइसोटोपिक मास कितना है? यहाँ पर 35 इंटू परसेंटेज अबंडेंस 75% प्लस 37 इंटू परसेंटेज अबंडेंस 35, तो कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। अब 35, 37 और 37, और ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं, इसमें टाइम जाएगा, तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। सो मैंने कैलकुलेट कर दिया है, तो कितना आया? इनका मल्टीप्लिकेशन और प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन 3550 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब 0 से 0 गया, 10 डिवाइडेड बाई 355 कितना आ जाएगा? 35.5। इसका आंसर कितना है? 35.5। ठीक है, आम निकाला हमने और उनकी लड़ाई भी मिटा दी। सो ये तो पता चला। अब देखो, अगर आपको किसी ने परसेंटेज अबंडेंस नहीं दिया है, एक ही दिया है, एक ही 75% ही दिया है, और आपको दूसरा निकालना है, तो क्या निकालें? इसमें 100 होता है, 100 मतलब 100% तक ही होता है। अगर पहला 75% है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 100 भरने के लिए 35%। अगर पहला
2%। समझ में आया? ये लेक्चर खत्म है, ये दूसरा लेक्चर था। अब तीसरे लेक्चर में हम कुछ नया सीखेंगे।